हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सुबह 11 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का। तो आइए देखते हैं आज भूगोल के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन चल रहा है वो चल रहा है विश्व के भूगोल पर। इससे पहले भी हमने और प्रश्नों को देख रखा है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी हो या बैंक, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पर प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो हर तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हो सकता हो आपके एक छोटे कदम से, एक छोटे से प्रयास से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किस बदलाव की घटना यह बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बात समझ में आए दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि कौन से बदलाव की जो घटना है वो ये बताती है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है। आपका विकल्प है नीला, लाल, हरा, पीला। प्रश्नों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि किस बदलाव की घटना यह बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नीला, लाल, हरा, पीला। दोस्तों, दूरस्थ आकाशगंगाओं के प्रकाश में रेड शिफ्ट पाया गया है। इसका ये अर्थ है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं और यही घटना जो होती है वो ब्रह्मांड का विस्तार कहलाती है। बात समझ में आए दोस्तों कि जो आकाशगंगा होती है उसके प्रकाश में रेड शिफ्ट पाया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि वो हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। इसकी घटना ये होती है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लाल, यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के इतिहास का लगभग 90% हिस्सा किस समय में समाहित है। बस समझिए दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास का लगभग 90% जो हिस्सा है वो किस समय में समाहित है। आपके विकल्प है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा कह रहा है क्वाटरनेरी, तीसरा कह रहा है सेनोजोइक और डी विकल्प क्या कह रहा है, मेसोजोइक। तो विकल्पों को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से कि पृथ्वी के इतिहास का लगभग 90% हिस्सा किस समय में समाहित है। आपका विकल्प क्या कह रहा है, प्री कैम्ब्रियन, क्वाटरनेरी, सेनोजोइक और मेसोजोइक। तो दोस्तों, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का लगभग जो 90% हिस्सा है वो प्री कैम्ब्रियन युग का है, जो पृथ्वी के गठन से लेकर लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले तक फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि पृथ्वी की परत और उसकी मोटाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। विकल्प कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी 0 से 50 किलोमीटर, आंतरिक कोर 2800 से 6371 किलोमीटर, बाहरी जो कोर है वो 2900 से 5100 किलोमीटर है और मेंटल क्या है 50 से 2900 किलोमीटर है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। पृथ्वी की परत और उसकी मोटाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है। विकल्प कहला है भूप्रटी 0 से 50 किलोमीटर, आंतरिक कोर 2800 से 6371 किलोमीटर, बाहरी कोर जो है 2900 से 5100 किलोमीटर है और मेंटल जो है 50 से 2900 किलोमीटर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अगर हम भूप्रटी की बात करें तो 0 से 50 किलोमीटर बात सही है। आंतरिक कोर 2800 से 6371 किलोमीटर है आंतरिक कोर, तो यही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी बाहरी कोर 2900 से 5100 किलोमीटर है, मेंटल 50 से 2900 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है पृथ्वी की परत और मोटाई को लेकर के, तो वो आपका बी विकल्प है प्यारे दोस्तों। वो 2800 से 6371 किलोमीटर नहीं है, याद रखिएगा। तो आपका बी विकल्प गलत हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनी ढीली टूटी चट्टान परतों को क्या कहा जाता है। अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनी ढीली टूटी चट्टान परतों को क्या कहते हैं। कंकड़, राग, रेगोलित, रेत। तो अपक्षय की प्रक्रिया से चट्टानें टूटकर ढीली परतें बनाती हैं जिन्हें रेगोलित कहा जाता है। यही मिट्टी है जो बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनी ढीली टूटी चट्टानों को क्या कहा जाता है, रेगोलित कहा जाता है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, रेगोलित, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तारों के रंग और उससे संबंधित तापमान का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विकल्प क्या कह रहा है, लाल तारे जो 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हैं। ब्लू स्टार्स की बात करें तो 3,000 डिग्री सेल्सियस है। पीले तारे, इनका जो तापमान है वो 5,000 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है कि नीचे सही विकल्प कौन सा है। केवल पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है या फिर तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं। तो लाल तारे 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ये गलत है क्योंकि ये तारे जो होते हैं ये ठंडे होते हैं। इनका तापमान लगभग 3,000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इनका 3,000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। अगला है ब्लू स्टार 3,000 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये गर्म होते हैं, इनका 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 15,000 डिग्री सेल्सियस। पीले तारे 5,000 डिग्री सेल्सियस, ये सही है, ये सही है दोस्तों। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, केवल तीसरा, यानी कि डी विकल्प आपका सही माना जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेट वाइट स्पॉट घटना किस ग्रह से संबंधित है। बात समझ में आ रही है दोस्तों कि ग्रेट वाइट स्पॉट घटना किस ग्रह से संबंधित है। आपके विकल्प क्या है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ग्रेट वाइट स्पॉट घटना किस ग्रह से संबंधित है। बृहस्पति से संबंधित है, शनि से संबंधित है, यूरेनस से संबंधित है या फिर नेपच्यून से संबंधित है। तो ग्रेट वाइट स्पॉट शनि ग्रह के वायुमंडल में होने वाला एक विशाल अस्थायी तूफान होता है जो लगभग हर कुछ दशकों में दिखाई देता है। यह बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के समान एक विशाल वायुमंडलीय विक्षोभ भी होता है। तो ग्रेट वाइट स्पॉट घटना किस ग्रह से संबंधित है, तो ये शनि ग्रह से संबंधित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मासिफ हवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मासिफ हवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके विकल्प क्या कह रहा है कि 63% से अधिक सिलिका है यहाँ, 45% से लेकर के 52% से सिलिका है, 52% से 63% सिलिका है या फिर 45% से कम सिलिका है। मासिफ लावा के बारे में इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, कौन सा कथन सही है। तो मासिफ लावा में सिलिका की मात्रा 45 से 52 होती है, जबकि लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह लावा पतला और आसानी से बहने वाला होता है जैसे बेसाल्टिक हवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बी विकल्प, यानी 45 से 52 डिग्री सेल्सियस। माफ़ कीजिएगा, सेल्सियस नहीं, प्रतिशत दोस्तों, क्योंकि इसमें कितना मासिफ हवा में लावा में 45 से 52% सिलिका होती है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि मासिफ लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 45% से 52% सिलिका होती है इसमें। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तलछट के जमाव से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं जो नदी के मुहाने से निकलकर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल में प्रवेश करने पर नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है।
समझ में आ दोस्तों। तलछट के जमाव से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? जो नदी के मुहाने से निकलकर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल में प्रवेश करने पर नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है। आपका विकल्प क्या कह रहा है? डेल्टा, बाढ़ का मैदान, दलदल या जरोड़ पंख। प्यारे दोस्तों, मेहनत और संघर्ष से बिल्कुल पीछे नहीं भागना है। धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाना है और सफलता आपको हासिल करनी है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर तरह से आपके लिए प्रयास में लगा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि आप चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि और लोग भी चैनल से जुड़ें। तो तलछट के जमाव से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? जो नदी के मुहाने से निकलकर धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल में प्रवेश करने पर नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेल्टा। तो आपका ए विकल्प क्या माना जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो गुफाओं में मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित नहीं है? विकल्प कह रहा है कैविंग, बी विकल्प कह रहा है स्पिलिंकिंग, सी विकल्प कह रहा है पोथोलिंग और डी विकल्प कह रहा है राफ्टिंग। बस समझिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो गुफाओं में मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित नहीं है? पहला कह रहा है कैविंग, दूसरा कह रहा है स्पेलुनकिंग, सी विकल्प है पोथोलिंग और डी विकल्प है राफ्टिंग। तो दोस्तों, कैविंग, स्पेलुनकिंग और पोथलिंग ये तीनों ही शब्द गुफाओं की खोज या उनसे साहसिक भ्रमण से संबंधित है। ठीक है, जबकि आपसे पूछ रहा है गुफा में मनोरंजन, यानी गुफा के अंदर मनोरंजन से संबंधित नहीं है। तो आपको बता दूं कि राफ्टिंग नदी या तेज बहाव वाले जल में की जाने वाली नाविक खेल गतिविधि से संबंधित है, गुफाओं से संबंधित नहीं है। तो ये राफ्टिंग हो जाएगा। राफ्टिंग आपके डी विकल्प में, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेसा ये एक छोटी पहाड़ी है या भूमि का एक ऊंचा क्षेत्र है जिसका शीर्ष समतल और किनारे आमतौर पर खड़ी चट्टानें होती हैं। यह एक एकांत खोखला स्थान है। यह पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच एक संकरा दर्रा या घाटी है। तो मेसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक छोटी पहाड़ी है। यह भूमि का एक ऊंचा क्षेत्र है जिसका शीर्ष समतल और किनारे आमतौर पर खड़ी चट्टानें हैं। यह एक एकांत खोखला स्थान है। यह पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच एक संकरा दर्रा या घाटी है। तो आपको बता दूं मेसा के बारे में दोस्तों, तो यह एक छोटी पहाड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। यह एक एकांत खोखला स्थान है, ये भी गलत हो जाएगा। पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का एक संकरा दर्रा या घाटी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों कि यह एक भूमि का ऊंचा क्षेत्र है जिसका शीर्ष स्थल और किनारे आमतौर पर खड़ी चट्टानें हैं। तो आपको बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विवर्तनिक भू आकृति है? बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विवर्तनिक भू आकृति है? आपके विकल्प हैं गैब्रेन, दोआब, मोरेन, ड्रमलिंग्स। विवर्तनिक भू आकृति की बात की जा रही है। तो गैबेन एक विवर्तनिक संरचना है जो पृथ्वी की पपड़ी के घर्षण से बनाती है। इससे क्या होता है कि भूमि का एक भाग दो अंशों के बीच नीचे धंस जाता है और राइन घाटी जर्मनी में इसका एक प्रमुख गैब्रेन है। ठीक है, राइन घाटी जर्मनी में एक प्रमुख गैब्रेन का उदाहरण माना जाता है। तो विवर्तनिक भू आकृति क्या होती है? गैब्रेन। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विवर्तनिक भू आकृतियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला कह रहा है कि भ्रंश ढलान, जमीन की सतह पर एक छोटा सा ऑफसेट जहां एक भ्रंश का एक पक्ष दूसरे के सापेक्ष लंबवत रूप से आगे बढ़ गया है। दूसरा कह रहा है मुख युक्त इस पर एक रिज जो घाटी तल या समुद्र तट की ओर उतरती है जिसे छोटा कर दिया गया है। तो विकल्प में से कौन सा आपका सही है?
फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से विवर्तनिक भूआकृतियों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। केवल पहला दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भ्रंश ढलान ये सही है कि ज़मीन की सतह पर एक छोटा सा अपसेट जहाँ एक भ्रंश का एक पक्ष दूसरे के सापेक्ष लंबवत रूप से आगे बढ़ जाता है। मुख्य इस पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मुख्य इस पर एक अपक्षीय भूआकृति है, ठीक है, जो हिमानी या नदी अपर्दन से बनती है। तो आपका केवल पहला सही है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त पूछ रहा है कि बेनिन की खाड़ी किस जल निकाय से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि बेनिन की खाड़ी किस जल निकाय से संबंधित है। होंडुरास की खाड़ी, फोसेका की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या फिर निकोया की खाड़ी। बेनिन की खाड़ी किस जल निकाय से संबंधित है। तो पहली बात तो दोस्तों बेनिन की जो खाड़ी है वो अफ्रीका के तट पर स्थित है। इसमें है अफ्रीका के तट पर, याद रखिएगा ये अफ्रीका के तट पर स्थित है, ठीक है। और जो बेनिन की खाड़ी है ये गिनी की खाड़ी का एक भाग माना जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा देश बोस्निया और हर्जेगोविना के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, हंगरी। कौन सा देश बोस्निया और हर्जेगोविना के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका विकल्प क्या है, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, हंगरी। तो दोस्तों बोस्निया और हर्जेगोविना की जो सीमाएं हैं वो क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से तो लगती है पर हंगरी से नहीं लगती है। तो हंगरी आपका डी विकल्प में दे रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के आधार पर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके विकल्प क्या हैं, यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, यह पर्त बादलों और उससे जुड़ी मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यह पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत होती है जो क्षोभ मंडल से परे स्थित होती है। तो समताप मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है समताप मंडल के बारे में। तो दोस्तों यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, बिल्कुल सही है। यह परत बादलों और उससे जुड़ी मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त है, ये भी सही है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जो क्षोभ मंडल से परे स्थित है, ये भी सही है। पर पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो वो सी विकल्प होगा कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो मेनोस्फीयर से संबंधित होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा प्रश्न के आधार पर। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, कालाहारी जो रेगिस्तान है वो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। आपके विकल्प हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों कालाहारी जो रेगिस्तान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि कालाहारी जो रेगिस्तान है वो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किन बादलों को थंडर हेड्स भी कहा जाता है। विकल्प क्या है, स्ट्रेटस, निम्ब्रो स्ट्रेटस, सीरस, क्यूमुलोनिम्बस। प्रश्नों को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठें और ये देखने का प्रयास करें कि कितने सही प्रश्नों के आप उत्तर दे पाते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों, क्योंकि उसने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो किन बादलों को थंडर हेड्स भी कहा जाता है। विकल्प है स्ट्रेटस, निम्ब्रो स्ट्रेटस, सीरस,
क्यूमुलोनिम्बस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्यूमुलोनिम्बस। तो क्यूमुलोनिम्बस आपका डी विकल्प कह रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र महासागर कौन सा है जो लगभग पूरी तरह से सबडक्शन जोन से घिरा हुआ है? हिंद, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो वह एकमात्र महासागर कौन सा है जो लगभग पूरी तरह से सबडक्शन जोन से घिरा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, जो एकमात्र महासागर है जो लगभग पूरी तरह से सबडक्शन जोन से घिरा हुआ है, तो वो प्रशांत महासागर है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर सबडक्शन की बात करें तो यहाँ महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों की नीचे धंसती हैं। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, यानी आग की अंगूठी, क्योंकि यह ज्वालामुखी और भूकंप की धाराएं अत्यधिक होती हैं। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागरीय जल की लवणता के बारे में सही है? कह रहा है कि स्थिर वायु और उच्च तापमान के साथ प्रतिचक्रवर्ती परिस्थितियाँ महासागरों के सतही जल की लवणता को बढ़ा देती है, तो ये बात सही है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर लवणता को कम करती है, जबकि वे महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर लवणता को बढ़ाती है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहला दूसरा दोनों कथन सही है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए सशक्त है? कह रहा है पानी का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। उथला जल जिसकी गहराई 50 मीटर से कम हो। तो दोस्तों, पानी का जो तापमान है वो 20 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और उथला जल जिसकी गहराई 50 मीटर से कम है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा, क्योंकि यही कथन सही दे रहा है कि दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही किस में दे रहा है? बी विकल्प में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका कथन क्या कह रहा है कि सतही जो धाराएं हैं वो महासागर के कुल जल का लगभग 10% हिस्सा बनाती है। दूसरा कह रहा है कि सतही जल महासागर का ऊपरी 400 मीटर है। तो महासागरीय धाराओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, सतही धाराएं महासागर कुल जल का लगभग 10% हिस्सा बनाती है, तो सही है। सतही जल महासागर के ऊपरी 400 मीटर है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। पहला दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे कौन से 3 देश हैं जो सूडेट्स पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं? वे कौन से 3 देश हैं जो सूडेट्स पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं? आपका विकल्प क्या कह रहा है? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, पोलैंड और जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड। वे कौन से 3 देश हैं जो सूडेट्स पर्वत श्रृंखला के स्थान को साझा करते हैं? तो सूडेट्स पर्वत श्रृंखला ये मध्य यूरोप में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? ये मध्य यूरोप में स्थित है। याद रखिएगा, सूडेट्स पर्वत जो है वो मध्य यूरोप में स्थित है, और ये चेक गणराज्य, पोलैंड और जर्मनी की सीमा को साझा करते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा? चेक गणराज्य, पोलैंड और जर्मनी, यानी कि सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हॉटनटाट्स और बुशमैन निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख समूह हैं? पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलाइड, नेग्राइट, मंगोलाइड और काकेसाइड। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प होगा दोस्तों? कि हॉटनटाट्स और बुशमैन निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख समूह हैं? ऑस्ट्रेलाइड, नेग्राइड, मंगोलाइड, काकेसाइड। तो दोस्तों, हॉटनटाट्स और बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी समूह हैं। पहली बात तो ये दक्षिण अफ्रीका, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं। जो नेग्राइड
नस्लीय समूह की केपाइट शाखा से संबंधित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से कोइसान जनजाति कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेग्राइड, यानी कि बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ से आपने क्या देखा कि हार्टन, डार्ट्स और बुशमैन निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख? तो आपने क्या देखा दोस्तों कि हार्टन, टार्ट्स और बुशमैन निम्नलिखित में से किस जाति के प्रमुख समूह हैं? ऑस्ट्रेलाइड, नेग्राइड, मंगोलाइड, काकेसाइड। तो ये नेग्राइड होगा, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पशुधन उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? विकल्प क्या कह रहा है? बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मिश्रित खेती। तो पशुपालन उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पशुपालन की वह कृषि प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से पशुओं का पालन पोषण किया जाता है, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट आदि मांस, दूध, ऊन और अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है इनका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पशुपालन। उसको क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल पर लवणता का प्रभाव है? पहला कह रहा है कि यह समुद्री जीवों और वनस्पति समुदायों को प्रभावित करता है। दूसरा कह रहा है कि यह समुद्री धाराओं की उत्पत्ति में एक शक्तिशाली कारक है। पहला दोस्तों, ये समुद्री जीवों वनस्पति समुदायों को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही है। ये समुद्री धाराओं की उत्पत्ति में एक शक्तिशाली कारक है, ये भी सही है। पहला दूसरा सही है, तो ये दोनों किस में सही आ जाएंगे? सी विकल्प में। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चूर से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपनी मेहनत में रंग लाइए और जुनून के साथ अपनी मेहनत से आगे बढ़िए और सिलेक्शन को पाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।